हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप स्पर्श भाग 1 का पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा की पुनरावृत्ति करेंगे। सर्वप्रथम पिछले कक्षा में पढ़े हुए अंश की पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचने वाली सबसे प्रथम महिला आरोही थीं। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन किया है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल पड़ा। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही वहां से चला गया था, जिससे कि वह उनके बेस कैंप पहुंचने तक जो दुर्गम हिमपात के रास्ते हैं उसको साफ कर सके। लेखिका ने नमचे बाज़ार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा कहते हैं। अधिकतम शेर्पा यहीं रहते हैं। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा बर्फ़ का फूल जैसा देखा और उन्हें पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 मीटर की रफ्तार से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो सूखी बर्फ़ के उड़ने से यह फूल बन जाता है। बर्फ़ का ये ध्वज 10 किलोमीटर तक से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेखिका को डर लगा, किंतु फिर भी वह चुनौती का सामना करना चाहती थी। अब 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो इन्हें बर्फ़ के खिसकने से हुई शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। हिमपात के समय बर्फ़ के खंड बेतरतीब खिसकते हैं, गिरते हैं और ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें फौरन गिर जाया करती हैं। ऐसे में धरती पर दरारें पड़ जाने से खतरनाक स्थिति बन जाती है। दूसरे दिन वे अपना अधिकांश सामान लेकर हिमपात के आधे रास्ते तक पहुंच गए। दरारें अब जो है वहाँ डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना सिखाया, रस्सियों का उपयोग करना और बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी बांधना आदि सिखाया। अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। आइए देखते हैं। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लेखिका ये बताती हैं कि अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता जो है उन्हें एल्युमिनियम से सीढ़ी बनाने की तकनीक बताती हैं और उसके बाद अस्थाई पुलों को बनाना सिखाती हैं। लट्ठों का और रस्सियों का प्रयोग कैसे होता है ये बताती हैं और बर्फ़ की जो आड़ी तिरछी दीवारें हैं उसमें रस्सियाँ कैसे बांधी जाती हैं ये सब उनको बताती हैं। हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अभियांत्रिकी का अर्थ है तकनीकी। अभियांत्रिकी शब्द देखिए, अभियांत्रिकी का अर्थ है तकनीकी। तकनीकी से संबंधित जो जानकारी है उन जानकारियों को डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें उन लोगों को दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गुम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास
एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम ही 2 महिलाएं थीं। लेखिका कहती हैं कि इस यात्रा का जो तीसरा दिन था, वह तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का जो अभ्यास था उसका दिन था। ये कैंप जो हिमपात से जो कैंप 1 का स्थान है, वहाँ तक इन्हें सामान ढोकर कैसे लेके जाना है, चढ़ाई करना है, इसके लिए अभ्यास का दिन निश्चित किया गया था। रीता, गोम्बू और मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। ये बताती हैं कि रीता गोम्बू, जो कि एक अन्य आरोही थी, उनके साथ ये ऊपर चढ़ाई का कार्य करती हैं, और हमारे पास एक वॉकी टॉकी थी जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। ये जो है वॉकी टॉकी जो इनके पास थी, उससे बेस कैंप पर सारी अपनी जानकारी एक एक करके दे रही थी। कर्नल खुल्लर जो हैं, वे इनकी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि जब इन्होंने बताया कि ये वहाँ तक पहुँच गई हैं। क्योंकि कैंप 1 तक पहुँचने वाली प्रथम माने पहुँचने वाली यही 2 महिलाएं थीं। इसके पहले जो है कोई पहुंचा नहीं था कैंप 1 तक, माने कैंप 1 तक पहुंचने वाली ये दोनों महिलाएं ही थी। अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। अब आगे ये बताती हैं कि अंगदोर्जी और लोब्सांग ये तथा गगन बिस्सा, ये तीनों जो हैं साउथ कोल तक पहुंच गए। साउथ कोल तक ये तीनों पहुंचे तो 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। 7,900 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने कैंप 4 लगाया और ये तीनों वहां तक पहुंच गए। यह प्रगति संतोषजनक थी, मतलब जो आरोहण का कार्य था उसमें यहाँ तक पहुँच जाना एक संतोषजनक प्रगति के रूप में माना गया। अब आगे है कि जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेंकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। वे कह रही हैं कि जब अप्रैल में ये बेस कैंप में थी तो उस समय और ये बता रहे थे कि उस समय तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री, जिसका नाम था डेंकी, उसके साथ इनके पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि वे दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत करेंगे। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इस आरोही दल के प्रत्येक सदस्य से बात करेंगे और प्रत्येक शेरपा कुलियों से बातचीत करेंगे। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कह कर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। लेखिका बता रही हैं कि जब इनकी बारी आई तेंजिंग से बात करने की, तो इन्होंने तेंजिंग से अपना परिचय देते हुए कहा कि ये बिल्कुल नौसिखिया हैं। नौसिखिया का अर्थ होता है जो तुरंत कोई बात सीखा हो, मतलब तुरंत ही कोई चीज़ सीखा हो, उसको नौसिखिया कहते हैं। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। इन्होंने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि ये पर्वत पर चढ़ना ये मेरा पहला आरोहण का कार्य है। मैंने इसके पहले कभी पर्वतारोहण नहीं किया है और इसी कारण मैं एक नौसिखिया हूँ। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया
कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। लेखिका बताती हैं कि तेनजिंग से जब इन्होंने कहा कि ये एक नौसिखिया हैं और इन्होंने पहली बार आरोहण का कार्य किया है, तो इस बात को सुनकर तेनजिंग हंस पड़े और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, पहला ही माने आरोहण का कार्य है, क्योंकि ये यात्रा ऐसी होती है कि हर बार कुछ नया अनुभव होता है। इसीलिए वे कहते हैं कि ये मेरे लिए भी पहला अभियान है। लेकिन इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि इसके पहले उन्होंने 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई का कार्य किया है। फिर भी वे जो है अपना हाथ इन लेखिका के कंधे पर रखते हुए कहते हैं कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हारे अंदर एक पर्वतीय लड़की का पूर्ण गुण है, और इस प्रकार तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, और इस प्रकार तुम्हारा जो है शिखर पर पहुंचना संभव है। तुम पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाओगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। ये बता रही हैं कि 15-16 मई 1984 का दिन था। 1984 में 15-16 मई का दिन था और वह दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। उस समय ये जो है लोत्से की जो बर्फीली सीधी ढलान है उसी पर एक नायलॉन का तंबू लगा हुआ था। कैंप 3 में जो नायलॉन का कैंप लगा हुआ था, वे बता रही है कि एक नायलॉन का सुंदर कैंप लगा हुआ था, उसी में ये थी। और कैंप में 10 और व्यक्ति थे। इनके अलावा उस कैंप में लगभग 10 व्यक्ति और थे। लोपसांग ताशरिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। ये बता रही हैं कि एंडी शेरपा और अन्य 8 जो हैं शरीर से जो मजबूत थे, ऊंचाइयों पर रहने वाले ऐसे शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। अब लेखिका ये बताती हैं कि जब उस कैंप में ये थी, उस समय रात के 12:30 बज रहे थे। ये गहरी नींद में सोई हुई थी और ठीक उसी समय को मेरे सिर के पिछले हिस्से से कोई एक सख्त चीज़ के टकराने से नींद खुल गई। वे बताती हैं कि कोई सख्त चीज़, कोई कड़ी चीज़ इनके सिर के पिछले हिस्से से टकराई और जिससे इनकी नींद जो है खुल गई। ये बड़ी गहरी निद्रा में सो रही थी और 12:30 बजे के करीब उन्हें ऐसा लगा कि कोई सख्त चीज़, कोई कड़ी चीज़ उनके सिर के पीछे के हिस्से से टकराई और आगे चलती चली गई। अब ये बताती हैं कि इससे इनकी और उसके बाद जो है उन्होंने सुना कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उसके पश्चात एक ज़ोरदार आवाज़ हुई, एक धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली आ रही है। तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ी ही ठंडी और भारी चीज़ जो है उनके शरीर को कुचलते हुए आगे चली जा रही है। अब उनको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, यानी कि वे
उस भारी जो चीज़ थी उससे उसके नीचे दब गई थी और इस प्रकार उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। सांस लेने में भी उन्हें परेशानी का अनुभव हो रहा था। यह क्या हो रहा था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर ल्होसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। कह रही हैं कि वे आश्चर्यचकित थी, आश्चर्य में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है। मतलब उन्हें लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब उन्हें पता चला, ध्यान देने पे जब जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें पता चला कि एक लंबा बर्फ का पिंड, एक लंबा बर्फ का बड़ा सा खंड है, वह उनके कैंप के ठीक ऊपर ल्होत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा है। ल्होत्से नाम का जो ग्लेशियर था उससे टूटकर नीचे आ गिरा है और उसका विशाल हिमपुंज बन गया। विशाल हिमपुंज, पुंज मतलब समूह, हिम माने बर्फ, बर्फ का विशाल वहाँ से टूट के आके उसका नीचे की ओर इनके कैंप के पास उसका विशाल हिमपुंज बन गया है। हिम का बर्फ का समूह हिमखंड के रूप में बन गया है। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। और ये जो ग्लेशियर से जो हिमपुंज ऊपर से लुढ़कते हुए आया, वह उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी जैसे लगा कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन हो, एक्सप्रेस रेलगाड़ी हो। और इस तेज गति से वह आती हुई जो जमी हुई बर्फ थी, एक उसका विशाल काय जो पुंज था, समूह था, वह सीधे नीचे ढलान की ओर चलते लुढ़कते हुए आ रहा था। और इस प्रकार आते हुए उसने इनके कैंप को हिमपुंज ने, हिमखंड ने तहस नहस कर दिया। तहस नहस कर देना मतलब नष्ट कर देना। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। इस ग्लेशियर के टूटकर नीचे आ जाने से हर एक व्यक्ति को चोट लगी थी, परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि इससे किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इसके गिरने से किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। आगे बताते हैं कि लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों ओर की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से बाहर खींच निकालने में सफल हो गए। अब जब ये उस बर्फ के बड़े से पुंज के नीचे हिमखंड के नीचे इनका कैंप दबा हुआ था और उसी के नीचे ये दबी हुई थी, तो लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से बर्फ काटना प्रारंभ किया और बर्फ काटकर तंबू का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया और इस कार्य में वे सफल भी हो गए। फिर अत्यंत बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने लेखिका को बचाने की कोशिश की और थोड़ी ही देर बाद, अगर थोड़ी सी भी देर होती इस कार्य में, तो सीधा उसका अर्थ था कि इनकी मृत्यु हो जाती, इनको बचाना मुश्किल हो जाता। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाया और उन्होंने इनके चारों तरफ से कड़े जमे बर्फ को हटाया और बर्फ की खुदाई की और उसके बाद बर्फ की जो कब्र बन गई थी, कब्र किसे कहते हैं? जिसमें लाश को दफनाया जाए, दबाया जाए, मिट्टी के नीचे जिसमें रखा जाता है उसे कब्र कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बर्फ की कब्र बन गई थी जिसके नीचे ये दबी हुई थी, उसमें से इन्हें खींचकर निकालने में वे सफल हो गए। अब सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे
और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 तक पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। लेखिका आगे बताती हैं कि सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। जब ये घटना घटित होने के बाद अगले दिन सुबह तक सारे जो सुरक्षा दल थे वे वहाँ पहुँच गए थे और 16 मई को जो प्रातः 8 बजे का समय था वहाँ पर हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुँच गए थे। ये सारे लोग जितने सदस्य थे आरोही दल के वे कैंप 2 तक पहुँच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूटी थी और इसमें जो है जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसको इन लोगों ने खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर बेस कैंप पहुंचाया। स्ट्रेचर पर लिटाकर वे उसे नीचे ले आए और इस कार्य की कर्नल खुल्लर ने बड़ी सराहना की और उन्होंने कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कदम है। मतलब उन्होंने कहा कि जो इतनी ऊंचाई पे एक सुरक्षा का कार्य किया गया है ये कार्य अत्यंत सराहनीय है, एक साहसिक कार्य है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। लेखिका बताती हैं कि जब सारे लगभग 9 पुरुष सदस्य इनके दल के जो थे वे उन्हें चोट आई थी और उनकी टूटी हड्डियों के कारण उन्हें बेस कैंप वापस भेज दिया गया। इस घटना के घटित होने के बाद इनके दल के जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने इनकी ओर मुड़कर कहा कि क्या तुम भयभीत हो? उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, यानी कि ये भयभीत थी। परंतु अगले ही पल जब उन्होंने दूसरी बार प्रश्न पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहोगी, तो उसके उत्तर में इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो ये शिखर पर तक जाने का प्रयास अवश्य करेंगी, शिखर तक पहुंचने का प्रयास अवश्य करेंगी। अब आप यहाँ देखिए हिचकिचाहट शब्द है। हिचकिचाना मुख्य क्रिया है और आहट प्रत्यय है। हिचकिचाना और आहट प्रत्यय है। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन चढ़ाई करनी थी। यात्रा की अगली तैयारी के रूप में वे बताती हैं कि जैसे ही ये साउथ कोल पहुंची, उन्होंने अगले दिन की जो महत्वपूर्ण चढ़ाई थी उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। वे बताती हैं कि वे अपने साथ ले जाने के लिए खाना, कुकिंग गैस और सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्होंने इकट्ठा किया। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। 1:30 बजे का समय था जब इनके दल का एक सदस्य बिस्सा आया, तब उसने देखा कि ये चाय के लिए पानी गर्म कर रही हैं कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। और वे बताती हैं कि जय और मीनू जो इनके दल के अन्य सदस्य थे वे अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी।
बता रही हैं कि वे पीछे थे तो इनको बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि अगले दिन उन्हीं के साथ इन्हें ऊपर की चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। लेखिका बताती है कि जय और मीनू बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। उसका कारण ये था कि इनके पास सामान भारी था, भारी वजनी सामान लेकर ये चढ़ रहे थे, और दूसरी चीज़ ये कि वे ऑक्सीजन के बिना ही चढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए वे धीरे धीरे आ रहे थे, उनकी रफ्तार कम थी। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म पानी से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। अब जब ये ऊपर आ जाती हैं और इनके दल के अन्य सदस्य अभी नहीं पहुँचे होते हैं, तो इन्हें बड़ी चिंता होती है। तो ये क्या करती हैं कि अपने दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए अपने मन में तय कर लेती हैं, और एक थर्मस में वो जूस भरती हैं और दूसरे में गर्म चाय, और उसको ले करके इन दोनों थर्मस को ले करके वो नीचे उतरती हैं। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम निकाल रखा, और उस समय मौसम ख़राब था, बाहर जो है बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बर्फीली हवा की परवाह किए बिना तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई, और ये कैंप क्षेत्र से जैसे ही बाहर पहुंची थी कि बाहर आ रही थी, वैसे ही इनकी मुलाकात इनके दल की सदस्य मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे, और दल के अन्य सदस्य जिनका नाम था की और जय, ये अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। अब ये बता रही हैं कि जो जय नामक सदस्य था, वह जेनेवा स्पर नामक जो स्थान है उसकी चोटी, जेनेवा स्पर की जो चोटी है वहाँ उसके ठीक सामने उन्हें की मिला। उसने मुझे आगे जाने से रोकने की कोशिश की। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। अब जब की से वो मिली तो की को उन्होंने चाय दिया। की ने चाय पी करके कृतज्ञता जाहिर की, और उसके बाद इन्हें आगे जाने के लिए मना किया। मगर मुझे की से भी मिलना था। जय ने चाय पिया, और जय ने चाय पी करके कृतज्ञता जाहिर की, और उसने आगे जाने के लिए इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। अब ये बताती है कि उनके दल के अन्य सदस्य की जो पीछे छूट गए थे, उनसे भी उन्हें मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। अब जैसे ही ये थोड़ा और आगे बढ़ती हैं और नीचे उतरती हैं, तो उन्होंने की को रास्ते में देखा। हक्का बक्का की मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का का अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना। हक्का बक्का इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। हक्का बक्का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। तो जैसे ही उसने इनको देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि एक बार व्यक्ति ऊपर की चढ़ाई करना उसके लिए कठिन होता है, और वो ऊपर जाकर फिर नीचे आ रही हैं। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? और उसने कहा कि तुम्हें इस प्रकार नीचे उतरने की जोखिम बने खतरा। जोखिम का अर्थ होता है खतरा। तुम्हें इस प्रकार का खतरा नहीं उठाना चाहिए था। उसने फिर कहा कि तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। ऊपर जाने के बाद तुम क्यों नीचे आए? इस बात पर उन्होंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। वे बताती हैं कि अन्य सदस्यों की तरह, अन्य पर्वतारोहियों की तरह वे भी इस दल की सदस्य हैं,
और वे पर्वतारोहण करने ही आई हैं। शारीरिक दृष्टि से वे ठीक हैं, इसीलिए उन्हें अपने दल के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। इस बात पर की हंस देता है और उसने फिर उसके बाद उनके दिए हुए पेय पदार्थ को पिया और अपनी प्यास बुझाई। पेय, पेय का मतलब होता है पीने योग्य। पीने योग्य जो पदार्थ है, जैसे जूस और जो चाय वाय ले गई थी उसको उसने पिया, और लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। धन्यवाद। अब शेष अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे।